दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, बिहार में इंडिया गठबंधन में दिलचस्प खेल चल रहा है। इतना दिलचस्प खेल जिसमें कौन किसके साथ खेल रहा है, कौन फाउल प्ले करने की कोशिश कर रहा है, इसको आसानी से नहीं समझा जा सकता। 40 लोकसभा सीटें हैं बिहार में और 40 लोकसभा सीटों के ऊपर बिना गठबंधन हुए एक दूसरे की मजबूत दावेदारी वाली सीटों पर एक पार्टी विशेष के द्वारा सिंबल देने का काम शुरू कर दिया गया है। टिकट बांटने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस मामले में एक बात है कि बिहार में एनडीए गठबंधन को दाद देनी होगी। नरेंद्र मोदी का एनडीए गठबंधन कम से कम जब तक बिहार में सीट बंटवारा नहीं हुआ, कौन सी सीट किसके खाते में जाएगी, तब तक टिकट देने का काम नहीं किया। इस मामले में इस गठबंधन को दाद देनी होगी कि अपना घर पहले दुरुस्त करो, उसके बाद जिसके कोटे में जो सीट आए उस पर जाकर लड़ाई लड़ो। लेकिन इंडिया गठबंधन में, बिहार में जिसे महागठबंधन कहते हैं, वो इतना बड़ा महागठबंधन है कि उसमें सारे के सारे उस महागठबंधन में महारथी ही हैं। और इतने महारथियों के बीच गठबंधन का फैसला ना हो पाए, सीट शेयरिंग ना हो पाए, तो इसे क्या कहा जाए। विपक्ष की पूरी बिसात महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, कर्नाटक, हरियाणा, हिमाचल, इन्हीं राज्यों के बूते बिछी हुई है कि यहीं पर भारतीय जनता पार्टी के चुनावी नैरेटिव को सबसे ज्यादा कमजोर किया जा सकता है। लेकिन आज तारीख है 21 मार्च, नामांकन पत्र का भरने का दूसरा दिन है। पहले चरण के लिए बिहार की 4 सीटों पर वोटिंग भी होनी है, लेकिन कांग्रेस की दावेदारी जिन सीटों पर है उन सीटों पर भी राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीदवार घोषित करने शुरू कर दिए हैं। आखिर कौन सा गठबंधन चल रहा है, कौन लोग बात कर रहे हैं, किसका इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है कि कोई अपनी ही पार्टी को, नेतृत्व को, आला कमान को अंधेरे में रखकर अलग तरीके के फैसले करवा रहा है या अलग तरीके से पार्टी को ले जाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल बिहार में महागठबंधन के यानी इंडिया गठबंधन के सबसे प्रमुख घटक दल कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, सीपीआई-एमएल और सीपीआई है। इसके अलावा मुकेश सहनी की पार्टी कभी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकती है और यदि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेगी तो कम से कम 1 सीट जरूर मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिए, 1 सीट नहीं, 1 से आगे की भी बात है और चर्चा दूसरे तरीके की है। सबसे पहले यह देखना जरूरी हो जाता है कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल किसके हाथ में है। स्वाभाविक है, चुनाव है तो राष्ट्रीय जनता दल, जब लालू प्रसाद यादव पटना में मौजूद है तो राष्ट्रीय जनता दल की कमान लालू यादव के हाथ में है। कांग्रेस की कमान किसके हाथ में है? तो कांग्रेस की कमान किसके हाथ में दिल्ली में है? आज की तारीख में कम से कम एक पत्रकार के तौर पर चुनावी कमान किसके हाथ में है पक्के तौर पर इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि किसी एक व्यक्ति के हाथ में, किसी ऑथराइज्ड पर्सन के हाथ में कांग्रेस और राजद की बातचीत होती तो अब तक सीट शेयरिंग हो गई होती। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कहा जा रहा है कि वो 30 सीटें लड़ेगी, अनौपचारिक रूप से ही सही, लेकिन इस पर दावेदारी है कि 30 सीटें कांग्रेस लड़ेगी, 30 सीटें राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगी, 6 सीट कांग्रेस को दी जाएगी और 3 सीट सीपीआई माले को या 2 सीट सीपीआई माले को, 1 सीट सीपीआई को और 1 सीट यदि मुकेश सहनी, सन ऑफ मल्लाह कहे जाने वाले मुकेश सहनी आ गए तो 1 सीट उन्हें दी जाएगी। चूंकि मुकेश सहनी के लिए एनडीए गठबंधन में कोई जगह बनी नहीं तो अब स्वाभाविक रास्ता उनका इंडिया गठबंधन ही बचता है। मुजफ्फरपुर की सीट पर उनकी दावेदारी है, कटिहार की सीट पर भी उनकी दावेदारी है और कुछ ऐसी दावेदारी भी है जो दूसरे तरीके से तय होती है। उस दूसरे तरीके पर भी आएंगे, लेकिन बिहार की सियासत को समझने के लिए सबसे पहले यह भी जान लेना चाहिए कि जैसे राष्ट्रीय जनता दल की कमान लालू यादव के हाथ में है, बिहार की राजनीति के सबसे बड़े महारथी माने जाने वाले लालू यादव के हाथ में जब कमान है तो स्वाभाविक है लालू यादव की पार्टी का इंटरेस्ट सबसे ज्यादा होगा। लालू यादव की पार्टी चाहेगी कि अधिकांश सीटों पर वो खुद चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो पिछली बार 9 सीटें लड़ी थी उसे इस बार केवल 6 सीटें लड़ने के लिए दी जा रही है। कांग्रेस को यह मंजूर नहीं है और उन 6 सीटों में कौन सी 6 सीटें हैं जिसकी चर्चा हो रही है? कांग्रेस की इच्छा की सिर्फ 2 सीटें कही जा रही है कि कांग्रेस को दी जाएंगी, एक किशनगंज और दूसरी पश्चिमी चंपारण यानी बेतिया।
बीच में कांग्रेस पार्टी को जितनी डंपिंग मानी जाती है महागठबंधन के लिहाज से, यानी जहां एनडीए का समीकरण नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के साथ होने के बाद बेहद मजबूत है, उन सीटों को कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी लड़े। अंदर खाने की खबर यह है कि किशनगंज और पश्चिमी चंपारण के अलावा कांग्रेस को जो सीट दिए जाने की चर्चा चल रही है उसमें पटना साहिब की सीट है, जहां कांग्रेस ने शेखर सुमन को भी लड़ा कर देख लिया, जहां कांग्रेस ने शत्रुघ्न सिन्हा को भी लड़ा कर देख लिया, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का सबसे बड़ा गढ़ नालंदा की सीट कांग्रेस लड़ ले। इसके बाद कांग्रेस पार्टी को कहा जा रहा है कि पप्पू यादव की जो इच्छित सीट है, जहां से वो लड़ना चाहते हैं पूर्णिया, वो सीट कांग्रेस न लड़कर पप्पू यादव सुपौल जाकर चुनाव लड़ ले। अब सुपौल में नीतीश कुमार और भाजपा के साथ होने की स्थिति में वो बेहद मजबूत सीट है, अति पिछड़ा वर्ग की बहुत बड़ी जमात उस इलाके में है, तो सुपौल की सीट कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ले ले। लेकिन पप्पू यादव जब कांग्रेस में आए हैं तो स्वाभाविक है वो पूर्णिया लिए बिना मानेंगे नहीं, और पूर्णिया में पप्पू यादव चुनाव में बढ़त बनाते हुए भी, भारी बढ़त बनाते हुए भी दिख जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब कहा जा रहा है समस्तीपुर की रिजर्व सीट, दक्षिण के एक बड़े राज्य के एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी पहुंच गए हैं और कहा जा रहा है कि वो सीट ले ले। अति पिछड़ा बहुल सीट, कर्पूरी ठाकुर का इलाका, और उस इलाके में भारत रत्न मिलने के बाद, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के बाद समस्तीपुर के अंदर क्या माहौल है और समस्तीपुर की सीट का चुनावी नतीजा उस परिस्थिति में क्या होगा जब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक साथ हों, इसे कोई भी समझ सकता है। अब वो सीट भी कही जा रही है कि कांग्रेस पार्टी खुद लड़ ले, ज्यादा दिक्कत हो तो कांग्रेस पार्टी गोपालगंज की सीट भी लड़ ले। लेकिन कांग्रेस पार्टी को अब यह बखूबी समझ आ रहा है कि इस तरह से सीट बंटवारा नहीं हो सकता। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी जो सोच रही है वही उनके प्रदेश अध्यक्ष सोच रहे हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह? कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, अखिलेश प्रसाद सिंह क्या सोचते हैं, इसको लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। पिछले दिनों विधान परिषद की एक सीट थी, नीतीश कुमार भी उसमें चुने गए, 11 लोगों को चुना जाना था, एक सीट कांग्रेस की थी, सिटिंग सीट थी। प्रेमचंद मिश्रा को जितने विधायकों के समर्थन की जरूरत थी, कमोबेश उतने विधायक मौजूद थे, चुनाव निर्विरोध होना था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस सीट पर अपना कैंडिडेट ही डिक्लेयर नहीं किया और वो सीट एक तरह से राष्ट्रीय जनता दल को गिफ्ट कर दी गई। अब सवाल उठता है कि किस प्रकार की परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी और जो सीटें उसे दी जा रही है उन सीटों को लेने के लिए क्या वाकई कांग्रेस पार्टी तैयार है? जी नहीं। कांग्रेस अगर इस सीट को लेने के लिए तैयार होती तो अब तक समझौता हो गया होता। माले को भी कहा जा रहा है कि 2 सीटें मिलेंगी, पहले 3 की बात कही जा रही थी, लेकिन अब एक सीट आरा तो कंफर्म है कि आरा की सीट माले को ही दी जाएगी और माले ही लड़ेगा। दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी सीपीआई माले। सीपीआई के बारे में कहा जा रहा है कि सीपीआई बेगूसराय की सीट लड़ेगी। बेगूसराय को लेनिनग्राद कहा भी जाता है और बेगूसराय की सीट पर कांग्रेस की भी दावेदारी है। कांग्रेस पार्टी बेगूसराय की सीट कन्हैया कुमार के लिए चाहती है, लेकिन कन्हैया कुमार एक उभरते हुए नेता, अल्पसंख्यकों के बीच भी बेहद लोकप्रिय कन्हैया कुमार बिहार में राजनीतिक बेस, अपनी राजनीतिक जमीन बनाते हुए दिखे, ये राष्ट्रीय जनता दल को मंजूर नहीं है। लिहाजा वो सीट सीपीआई के खाते में डालने की तैयारी है। और सीपीआई के नेता डी राजा आज लालू यादव से मिले भी हैं। सीपीआई उस सीट को लेकर दावेदारी कर रही है या किसी दूसरी सीट को लेकर दावेदारी कर रही है, अब तक ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल जरूर चाहता है कि बजाय कांग्रेस के ये सीट सीपीआई ले और वहां से सीपीआई के कोई कॉमरेड चुनाव लड़े। यानी किसी कीमत पर बिहार की राजनीति में कन्हैया कुमार की एंट्री ना हो। कन्हैया कुमार की एंट्री से कांग्रेस पुनर्जीवित होने की एक संभावना देख सकती है और कांग्रेस जैसे जैसे मजबूत होगी उस सामाजिक समीकरण को लेकर आगे बढ़ते हुए मजबूत होगी, जिसका एक अहम हिस्सा अल्पसंख्यक होगा, तो स्वाभाविक है राष्ट्रीय जनता दल के कान खड़े होना लाजमी है कि वो होना ही है। अब सवाल उठता है कि मुकेश सहनी आएंगे तो कितनी सीटें मिलेंगी। मुकेश सहनी यदि आते हैं तो कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर चर्चा के पहले एक वाकया मैं आपको याद दिलाता हूं। 2019 का लोकसभा चुनाव था और उस लोकसभा चुनाव के वक्त भी जो आज के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह,
दरअसल वो उस समय प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष थे, तब भी वो राज्यसभा सांसद थे। और कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी ने कह दिया था कि कोई सांसद या कोई नेता, कोई ऐसे सांसद जो खुद संसद के सदस्य हो, उनके बाल बच्चों को अघोषित रूप से बताया जाता है कि कह दिया गया था कि किसी सांसद के किसी नेता के बाल बच्चों को टिकट नहीं दिया जाएगा। एक परिवार से एक टिकट की परंपरा को ही फॉलो किए जाने की बात शायद उस वक्त सामने आई थी। लिहाजा अखिलेश प्रसाद सिंह अपने बेटे को कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लड़ा नहीं सकते थे। फिर अचानक फैसला हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए एनडीए में रास्ते बंद हो गए। उपेंद्र कुशवाहा के लिए तब विपक्षी महागठबंधन का ही रास्ता था। उपेंद्र कुशवाहा को लालू यादव ने 4 सीटों की बात भी कर दी। तेजस्वी यादव और लालू यादव ने 4 सीटें तय कर दी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को दी जाएंगी। लेकिन जब घोषणा हुई तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 5 सीटें मिली। जब औपचारिक ऐलान हुआ तो 5 सीटें मिली और उन 5 में से 1 सीट अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे को मिली, पूर्वी चंपारण की लोकसभा सीट। वो चुनाव लड़े, बुरी तरह हारे। खैर, उस चुनाव में सभी ज्यादातर कैंडिडेट बुरी तरह हारे थे, उनमें एक वो भी हारे। तो अखिलेश प्रसाद सिंह के लिए कांग्रेस से उनके बेटे के लिए जुगाड़ नहीं बना, तो एक सहयोगी दल के माध्यम से जुगाड़ बन गया। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मुकेश सहनी आते हैं तो मुकेश सहनी के अलावा यदि उन्हें कोई अतिरिक्त सीट दी गई तो लोग कयास लगा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि वो सीट अखिलेश सिंह के बेटे को चली जाए। साधन संपन्न बताए जाते हैं अखिलेश सिंह, चुनाव लड़ने में कोई आर्थिक परेशानी लोग कहते हैं कि उन्हें नहीं है। तो एक हालात ये है कि मुकेश सहनी की पार्टी एनडीए में आए, महागठबंधन में आए, तो उसे कितनी सीटें मिले। खुद मुकेश सहनी के लिए मुजफ्फरपुर या कटिहार या फिर कोई और सीट। पशुपति कुमार पारस का भी मामला है, लेकिन अब लगता नहीं कि उनके लिए बहुत ज्यादा गुंजाइश महागठबंधन में भी बची है। हद से हद उनके लिए हाजीपुर की सीट छोड़ी जा सकती है। अब सवाल उठता है कि राजद और कांग्रेस की जो रार फंसी हुई है, उस रार में कौन कौन सी सीटें हैं जिसे कांग्रेस पार्टी जिस पर नेगोशिएट नहीं करना चाहती। तो आज की तारीख में 5-6 सीटों के बारे में कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेगोशिएट नहीं करना चाहती। और पिछली बार जितनी सीटें कांग्रेस लड़ी थी, यानी 9 सीटें, उस 9 सीटों से 1 सीट भी कम नहीं लड़ना चाहती। कांग्रेस चाहती है कि 6 सीटें उसे अपनी इच्छा से मिले और 3 सीट लालू यादव अपनी इच्छा से दे। यानी मोटे तौर पर कहें तो 3 ऐसी सीटों पर जहां समीकरण बहुत अनुकूल ना हो वो कांग्रेस पार्टी ले सकती है, लेकिन कम से कम 2/3 सीटें कांग्रेस को ऐसी चाहिए जहां वो जीत सकती है। और वो 6 सीटें कौन सी है, आइए आपको बता देते हैं। पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण की सीट ये कांग्रेस पार्टी चाहती है कि पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण की सीट कांग्रेस को मिल जाए। औरंगाबाद की सीट, जिस पर पूर्व राज्यपाल, दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर निखिल कुमार जहां से सांसद भी रह चुके हैं, उनके पिताजी भी सांसद रहे, उनकी पत्नी भी सांसद रही, पारिवारिक सीट रही है उनकी, वो सीट कांग्रेस किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहती। इसके बाद चौथी सीट जिस पर कांग्रेस की दावेदारी है, वो चौथी सीट कांग्रेस पार्टी जिससे टस से मस होने को तैयार नहीं है, वो है पप्पू यादव की पूर्णिया की सीट। क्योंकि पप्पू यादव की सीट पर कांग्रेस का जो अपना आकलन है, उसमें पूर्णिया की सीट पर उसे साफ जीत की संभावना नजर आ रही है। और इसके साथ साथ किशनगंज की सिटिंग सीट उसकी अपनी सीट है। तो इन सीटों पर कांग्रेस पार्टी कहीं से भी नेगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, पूर्णिया, किशनगंज और एक सीट बताया जा रहा है कि मधुबनी या दरभंगा में से एक सीट कांग्रेस पार्टी को हर हाल में चाहिए। मामला यही फंसा हुआ है। पहले वाल्मीकि नगर सीट की चर्चा थी। वाल्मीकि नगर सीट के बारे में कहा जा रहा है कि वाल्मीकि नगर सीट राष्ट्रीय जनता दल ले सकती है और वहां से भी आजकल राजद में कुशवाहा कार्ड बहुत खेला जा रहा है, तो वहां से भी किसी कुशवाहा बिरादरी के कैंडिडेट को या बगहा चीनी मिल के मालिक दीपक यादव को राष्ट्रीय जनता दल वाल्मीकि नगर से उम्मीदवार बना सकता है। दीपक यादव मूल रूप से हरियाणा या दिल्ली के आसपास के वेस्टर्न यूपी इसी इलाके के रहने वाले हैं, दिल्ली एनसीआर के। उनका नाम चल रहा है। पहले वो सीट भी कांग्रेस के खाते में जाने की बात थी, लेकिन कांग्रेस उसको लेने की इच्छुक नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि ये
विवाद थमेगा कैसे, बीच का पॉइंट कहां जाकर रुकेगा। औपचारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी कह रही है 10 से कम नहीं, लेकिन अनौपचारिक तौर पर जो बातें आ रही है कि 10 नहीं लेकिन 9 से कम नहीं। हो सकता है बीच का रास्ता 8 पर निकल जाए, लेकिन 8 में क्या इच्छित 5 या 6, कम से कम 5 सीटें भी उसकी इच्छित सीटें मिलेंगी? यह बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इस मामले में है क्योंकि कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में 100 के आंकड़े तक पहुंचना है, तो उन्हें हर उस राज्य से सीट चाहिए जहां कांग्रेस पार्टी का जनाधार भले ही बहुत बड़ा नहीं हो, लेकिन साइकोलॉजिकल वॉर के लिए, साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक तौर पर दिल्ली की सत्ता पर दावेदारी के लिए 3 अंकों में यानी कम से कम 100 सीट उसे चाहिए। तो यूपी से भी 2-4 सीटें चाहिए, बिहार से भी 2-4 सीटें चाहिए, उन इलाकों से जरूर सीट, बंगाल से भी 2-4 सीटें चाहिए, असम से भी 2-4 सीटें चाहिए, राजस्थान से भी 5-6 सीटें चाहिए, मध्य प्रदेश से भी 6-7 सीटें चाहिए। इन सभी राज्यों से, हिंदी भाषी भारत से कांग्रेस पार्टी को कश्मीर से लेकर झारखंड तक कम से कम 35 से 40 सीटों को बूंद बूंद कर घड़ा भरने जैसी स्थिति में, कहीं से 2-4, कहीं से 5-6, कहीं से 1-2, इस तरह से उसे 35 से 40 सीटों की दरकार है, तभी कांग्रेस पार्टी 100 तक पहुंच पाएगी। और कांग्रेस पार्टी की इस मांग को गैर वाजिब भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब तक कांग्रेस 100 पर नहीं पहुंचेगी तब तक भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने की इंडिया गठबंधन की मंशा आसानी से पूरी हो जाएगी। पक्के तौर पर इस पर कोई भी यकीन नहीं कर सकता। तो कांग्रेस के अंदर यह परिस्थिति है कि कुछ सीटों पर उसे कैंडिडेट चाहिए। कांग्रेस पार्टी के अंदर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, किशनगंज, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा में से एक, ये सारी सीटें कांग्रेस को चाहिए कम से कम, लेकिन वो तैयार नहीं है। तारिक अनवर के लिए कांग्रेस पार्टी कटिहार की सीट चाहती है। वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य भी रहे हैं, बहुत पुराने कांग्रेसी हैं, बीच में शरद पवार के साथ चले गए थे एनसीपी में। लेकिन तारिक अनवर के लिए कटिहार की सीट जिसके लिए कांग्रेस चाहती है, उस कटिहार सीट पर वहां के मेडिकल कॉलेज को चलाने वाले, एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कटिहार में चलाने वाले, जो राजद से राज्यसभा सांसद थे और इसी वर्ष उनका कार्यकाल खत्म हुआ है, अशफाक करीम को राजद ने हामी भर दी है कि वो चुनाव लड़ाएगी। वहीं दूसरी तरफ से मुकेश सहनी के लिए भी रास्ता खोलकर रखा गया है। अशफाक करीम कटिहार से चुनाव लड़ेंगे। इसी वजह से अशफाक करीम को साधन संपन्न होने के बावजूद राज्यसभा में दोबारा नहीं भेजा गया, उनकी जगह किसी दूसरे को भेजा गया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि परिस्थितियां अशफाक करीम को राज्यसभा न भेजने के पीछे कौन सी थी। उन्हें लोकसभा भेजने की मंशा राष्ट्रीय जनता दल की है। अखिलेश सिंह के बारे में चर्चा थी कि राष्ट्रीय जनता दल से उनके बेटे का एडजस्टमेंट हो जाएगा, चूंकि वो राज्यसभा में है। जैसा कि मैंने बताया, कांग्रेस पार्टी कम से कम अपने किसी सांसद के बाल बच्चे को एक परिवार से एक टिकट देने की नीति पर इस बार सख्ती से चलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहां से नहीं दे सकती, राजद से उम्मीद थी। उन्हें उम्मीद थी कि राष्ट्रीय जनता दल नवादा से एकोमोडेट करेगा, नवादा से रास्ता नहीं खुला। श्रवण कुशवाहा के रूप में बड़ा ही अजीबोगरीब प्रयोग पहली बार देखने को मिल रहा है कि वहां श्रवण कुशवाहा जाएंगे। निखिल कुमार की सीट पर मैंने बताया वो अभय कुशवाहा को देने की बात है। मीरा कुमार, कांग्रेस की एक स्टैलवर्ड जो खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहती, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार की सीट पर अलग दावेदारी है। वो खुद नहीं लड़ना चाहती, अपने बेटे के लिए काराकाट चाहती है। लेकिन काराकाट में राष्ट्रीय जनता दल ने पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति सिंह के बेटे या बहू को चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है। तो इस हालात में जब गठबंधन तय ना हो, सामाजिक समीकरण के उलट जाकर टिकट दिए जाने की बातें हो रही हो, और जब उस परिस्थिति में गठबंधन के लिए नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन छोड़ने के बाद हालात थोड़े से प्रतिकूल भले हुए, और प्रतिकूल होने के बावजूद जब दोनों दल गठबंधन के मामले में अब तक मतैक्य नहीं बना पाए, तो बिहार में क्या कहा जाए। बिहार की राजनीति में जातियों का बड़ा महत्व होता है। चाहे नरेंद्र मोदी जितनी हिंदुत्व की बात करें, वोट देने के वक्त जब व्यक्ति मतदान केंद्र तक जाता है, कोई चुनावी हिंदुत्व किसी को याद नहीं रहता, कोई राम मंदिर किसी को याद नहीं रहता। याद रहता है तो सीट का स्थानीय समीकरण। हिंदुत्व की बातें, सुरक्षित सीट है, 6 सीटें हैं, सुरक्षित सीटों पर हिंदुत्व की बातें हो सकती है क्योंकि वहां पर जातीय आकांक्षाएं दबी रहती है। लेकिन जो बची हुई 34 सीटें हैं, सामान्य सीटें हैं, वहां किस बात का चुनावी हिंदुत्व।
और इस बात को परखते हुए, इस बात को समझते हुए, वो पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जब कांग्रेस के साथ है, उस वक्त उसमें अल्पसंख्यक मतों में बंटवारा नहीं होना है। वो पार्टी जब बंटवारा नहीं होना है तो MY के वोट बैंक के 32% के एक बहुत बड़े सामाजिक समीकरण के साथ खड़ी है। वो पार्टी उस सामाजिक समीकरण, उस दायरे का विस्तार नरेंद्र मोदी के दौर में, जिस दौर में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक साथ है और चुनावी हिंदुत्व की राजनीति बिखरती जा रही है और अति पिछड़ा राजनीति मजबूत करने की कवायद चल रही है, तो उस दौर में भी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच अंदर खाने क्या चल रहा है, इस कदर सिर फुटौल की स्थिति बनी हुई है कि कांग्रेस की तरफ से भी अकेले 40 सीटों पर लड़ने की बात कही जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी अनौपचारिक रूप से कहा जा रहा है कि जाना है तो जाएं। तो इन सारे हालातों के बीच समझौता तो होगा, बिल्कुल होगा। न कांग्रेस पार्टी के अंदर ये क्षमता है कि वो अकेले जाकर चुनाव लड़ ले, उसे 40 कैंडिडेट भी नहीं मिलेंगे अकेले लड़ेगी तो। और राष्ट्रीय जनता दल के अंदर भी ये हालात नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल बिना कांग्रेस पार्टी के चुनाव लड़ने चली जाए। इंडिया गठबंधन से इतर होकर चुनाव लड़ने का ऐलान जैसे ही उस राज्य में, जिस राज्य में एनडी गठबंधन की सरकार है, उस राज्य में आरजेडी करेगी, अल्पसंख्यक मतों का मोहभंग पहले शुरू होगा। बेरोजगारी, महंगाई जैसी समस्याओं से परेशान नौजवान, ओल्ड पेंशन स्कीम्स की वजह से नाराज सरकारी कर्मचारी, ये सब जमात है। लेकिन इन सब जमात को, तमाम किसानों की जमात हो, नौजवानों की जमात हो, महिलाओं की जमात हो, जाति जनगणना की राष्ट्रीय स्तर पर मांग करने वाली जमात हो, दलितों की जमात हो, इन सब को आज की तारीख में वोट डालने के लिए एक मजबूत गठबंधन चाहिए। नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए एक मजबूत गठबंधन चाहिए। लेकिन आज 21 मार्च तक दोनों तरफ से कसमकस जारी है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।